Good afternoon, students. Welcome back to Study Hub. I hope you all are fine. Now let's get started with the most important questions. Okay, start करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द अकबर्स कोर्ट. ठीक है, आपको पता है कि अकबर के कोर्ट में जो है नवरत्न हुआ करते थे. ठीक है, 9 जो है इसके मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के. तो आपको बताना है उनमें से फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो कौन थे. ठीक है, आपके पास ऑप्शन है अबुल फजल, तानसेन, बीरबल, राजा तोदरमल. ये सारे ही उनके कोर्ट के नवरत्न हैं. अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा तोदरमल. ठीक है, बीरबल की बात की जाए तो अकबर का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो सारा अकबर संभालते थे. ठीक है, और इनका नाम जो है महेश दास था. ठीक है, महेश दास, और अकबर इनको बीरबल बुलाता था. तानसेन की बात की जाए तो तानसेन जो थे वो इनके म्यूजिशियन थे. ठीक है, म्यूजिशियन भी थे, सिंगर भी थे. ठीक है, और इनके लिए ये कहा जाता है कि जब ये गाना गाते थे, जब ये राग वगैरह अपने गाते थे तो बारिश होती थी. ठीक है, ऐसा माना जाता है. अबुल फजल की बात की जाए तो अबू फजल जो है ये वो इंसान हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर अकबरनामा जो है इन्होंने लिखी है. ठीक है, अकबरनामा. अब अकबरनामा इज़ द बायोग्राफी ऑफ अकबर. ठीक है, जो अबुल फजल ने लिखी है. ठीक है, क्योंकि अकबर जो थे वो इलिटरेट थे, वो नहीं लिखते थे, इसलिए अबुल फजल ने लिखी. आगे देखते हैं. हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया. आपको बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इंडिया में. तो ऑप्शंस हैं थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक, जॉन शॉ. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो 1793 में जो है वो इंट्रोड्यूस होती है और इसको करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस. ठीक है, इंट्रोड्यूस करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस, लेकिन इसको प्लान करने वाले कौन थे? जॉन शॉ थे. ये नाम भी याद रखना. अब परमानेंट सेटलमेंट में क्या हुआ करता था कि अगर कुछ भी कल्टिवेशन करनी है तो जो ज़मींदार होंगे वो मेन ऑनर होंगे ज़मीन के, और रेवेन्यू का जो 1/11 जो है पार्ट जो है वो रखेंगे ज़मींदार अपने पास. ठीक है, ज़मींदार कलेक्ट करते थे यहाँ पर रेवेन्यू, और 10/11 शेयर जो है वो दे देंगे हम कंपनी को. ठीक है, ओके. तो उसके बाद अगर हम बात करें थॉमस मुनरो के बारे में, तो थॉमस मुनरो ने जो है यहाँ पर रयतवारी सिस्टम हुआ करता था. तो रयतवारी सिस्टम जो है 1820 में इंट्रोड्यूस किया था थॉमस मुनरो ने. ठीक है, असम में, मद्रास में और यहाँ पर बॉम्बे में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने थॉमस मुनरो में. अब इसमें क्या होता था, यहाँ पर एक थोड़ा सा सिक्योरिटी जो है वो फार्मर्स को मिलती थी, लेकिन यहाँ पर जो टैक्स था वो कितना था, वो था इरीगेटेड लैंड के लिए जो है यहाँ पर रयतवारी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इरीगेटेड लैंड के लिए जो है इनको 60% टैक्स देना पड़ता था और नॉन इरीगेटेड लैंड के लिए 50% देना पड़ता था. ठीक है, ये बात भी याद रखना. उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में? विलियम बेंटिक के बारे में. अब विलियम बेंटिक ने भी जो है यहाँ पर एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी जिसका नाम था महलवारी सिस्टम. ठीक है, महलवारी सिस्टम. अब इसमें क्या हुआ करता था, यहाँ पर जो था कोई इंटरमीडिएटर नहीं था. यहाँ पर जो कल्टिवेटर्स हुआ करते थे, जो फार्मर्स हुआ करते थे, वो डायरेक्ट जा करके जो है वो कंपनी को जा करके वहाँ पर टैक्स देते थे. ठीक है, ओके, ये समझ आ गई होगी. और ये कब आता है हमारा महलवारी सिस्टम? 1833 में. ठीक है, ये बात भी याद रखना. उसके बाद बात करते हैं कथकली इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट. आपको बताना है कि कथकली जो है वो कौन सी स्टेट का जो है वो क्लासिकल डांस. आपको पता होगा कि 8 हमारे क्लासिकल डांस है. आप देखते हैं किसका है, कौन सा वाला. कथकली की बात की जाए तो कथकली जो है वो केरला का है. केरला का एक और है मोहिनीअट्टम, जो है वो भी केरला का ही है. उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे है कुचिपुड़ी. ठीक है, कुचिपुड़ी. उसके बाद तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु का है भरतनाट्यम. ठीक है, भरतनाट्यम को ही हम देवदासी डांस फॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, और सतरिया जो है ये असम का है. यहाँ पर मैंने स्टेट्स लिखे और यहाँ पर डांस लिख दिया. ठीक है, तो सतरिया जो है वो असम का है, ये बात भी याद रखना. इसके अलावा ओडिसी है जो उड़ीसा का है. ठीक है, और मणिपुरी जो है वो मणिपुर का है. ठीक है, आई थिंक हो गए सारे. हाँ, और कथक याद रखना, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. वेयर आर प्रेरीज ग्रासलैंड्स फाउंड इन द वर्ल्ड. आपको बताना है प्रेरीज ग्रासलैंड्स जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं हमें. बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पर, अलग अलग नाम के हैं. देखते हैं. प्रेरीज जो है वो हमारे यूएसए में होते हैं प्रेरीज. ठीक है, न्यूजीलैंड की बात की जाए तो यहाँ पर सेंटीबरी नाम के ग्रासलैंड जो है वो होते हैं हमारे न्यूजीलैंड के अंदर. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पेपर में. ठीक है, अर्जेंटीना की बात की जाए यहाँ पर पुस्ताज नाम के जो है ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं डाउन्स. ठीक है, डाउन्स नाम के ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं. इसके अलावा अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर हमें वेल्स नाम के जो है ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं. और अगर हम एशिया या सेंट्रल एशिया या फिर यूरेशिया की बात की जाए, वहाँ पे जो हमें स्टीपीज़ नाम के जो हैं ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं. ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लेना सारे. ठीक है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा. आपको बताना है कि सतपुरा माउंटेन रेंजेस हैं, उनकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है. तो सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़. ठीक है, धूपगढ़ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा. अनाई मुड़ई की बात की जाए तो ये हमारे साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, और यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक है. ठीक है, डोडाबेटा की बात की जाए तो ये हमारे नीलगिरीज़ की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? डोडाबेटा. आपको पता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं तो उस जगह को हम नीलगिरीज माउंटेन्स कहते हैं. वहाँ पर नीलगिरीज माउंटेन्स
है, और उसकी हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, डोडा बेटा है। सैडल पीक की अगर हम बात करें तो सैडल पीक जो है वो हमारी अंडमान निकोबार की जो है हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, सैडल पीक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच सिटी इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ लेक्स। आपको बताना है कि सिटी ऑफ लेक्स जो है वो किस सिटी को जो है वो बोला जाता है। ठीक है, लखनऊ, श्रीनगर, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद। तो सिटी ऑफ लेक्स जो है वो बोला जाता है श्रीनगर को, बहुत सारी लेक्स हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद लखनऊ की बात की जाए तो इसको बोला जाता है क्या, सिटी ऑफ नवाब्स इसको बोला जाता है। बेंगलुरु की बात की जाए तो इसको गार्डन सिटी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अच्छा, 2 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज वाज रिकमेंडेड बाय विच कमेटी। आपको बताना है कि पंचायती राज सिस्टम का 2 टायर सिस्टम जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले जो है पंचायती राज जो है वो हमारा 73rd अमेंडमेंट हुई थी, उसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, 1992 के अंदर। ठीक है, अमेंडमेंट होती है 73rd अमेंडमेंट, जिसमें पंचायती राज इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर 3 टायर सिस्टम आता है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं, नहीं पहले हमें आपको बता देते हैं। पहले 3 टायर सिस्टम आता है हमारा। 3 टायर सिस्टम जो है वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसके अंदर जो है हमारी विलेज पंचायत होगी, पंचायत समिति होगी और जिला परिषद होगा। ठीक है, उसके बाद 2 टायर सिस्टम जो है वो अशोक मेहता जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, अशोक मेहता इंट्रोड्यूस करते हैं। 1977 में जो है वो यहाँ पर 2 टायर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें LM सिंघवी जो है, इन्होंने जो है बोला था कि पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। इन्होंने उसके बारे में बात करी थी 1986 के अंदर। ठीक है, और फजल अली कमीशन की बात की जाए तो फजल अली कमीशन ने जो है इन्होंने बताया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है हमें स्टेट्स को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी हमारी 1956 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। आपको बताना है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज रिक्वायर्ड है वो कितनी है। तो इसका आंसर जो है वो है 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स के होने चाहिए आपको राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, और 25 ईयर्स होने चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। 21 एज है वो हमारी है कि अगर आपको पंचायत के इलेक्शन लड़ने हैं उसके लिए आपकी 21 एज होनी चाहिए, और 35 जो है अगर आपको प्रेसिडेंट के या फिर वाइस प्रेसिडेंट के या फिर गवर्नर के इलेक्शन लड़ने हैं उसके लिए आपकी 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द RBI। आपको बताना है कि RBI के पहले इंडियन गवर्नर जो थे वो कौन थे। ठीक है, तो पहले इंडियन गवर्नर जो थे वो थे हमारे CD देशमुख। ठीक है, ओके, मिसेस इंदिरा गांधी की बात की जाए तो ये हमारी पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी बनी थी। पहली वुमेन हमारी प्राइम मिनिस्टर भी थी और पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी यही बनी थी। ठीक है, मोरारजी देसाई जो है इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स जो है बजट जो है वो प्रेजेंट किया है हमारी पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, और जॉन मिथाई की बात की जाए तो ये हमारे पहले रेलवे मिनिस्टर थे। ठीक है, व्हेन वाज द GST इम्प्लीमेंटेड। आपको बताना है कि GST जो है वो कब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो GST जो है वो 2017 में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 1 जुलाई 2017 को जो है हमारा GST जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर। और GST के अंदर जो है सारे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वो सारे टैक्सेस जो है वो GST के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब अलग से टैक्स नहीं लगते। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ADB। ADB इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ADB का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, मनीला के अंदर है। मनीला इज़ द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। ठीक है, बीजिंग की बात की जाए तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है AIBE जो है, इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बीजिंग के अंदर। ठीक है, वाशिंगटन DC के अंदर हमें वर्ल्ड बैंक का, IMF का, ठीक है, इसके अलावा IDC आती है, एक बैंक होता है, IFC आता है हमारा। ठीक है, ये सारे जो है हमारे IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सारे बैंक्स जो हैं इनका हेडक्वार्टर्स जो है हमें वाशिंगटन DC के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम जिनेवा की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी बड़ी बार बता दी, WHO का, WTO का, इन सब का हेडक्वार्टर्स जो है हमें जिनेवा में देखने को मिलता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉरेन डिजीज इज कास्ड बाय बैक्टीरिया। आपको बताना है इनमें से कौन सा डिजीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा एड्स इज़ द एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और ये होता है हमारा HIV वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस की वजह से होता है। ठीक है, ये वायरस की वजह से होता है। ट्यूबरक्लोसिस की बात की जाए तो ये हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। पायरिया और काला आज़र जो है ये दोनों प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, तो ये देख लेना सारे जितनी भी डिजीज़ हैं उनमें वो डिजीज़ किसकी वजह से होते हैं। ठीक है, वायरस की वजह से हो रहे हैं, बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, फंगस की वजह से, किसकी वजह से हो रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, और इनके नाम भी, जैसे ट्यूबरक्लोसिस को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्ली बोलते हैं। ठीक है ना, ओके, तो ये नाम वगैरह भी देख लेना आप। ठीक है, आगे देखेंगे कैपिटल ऑफ इजिप्ट। आपको बताना है कि इजिप्ट की कैपिटल जो है वो क्या है। इजिप्ट की कैपिटल है कैरो। तेहरान जो है वो ईरान की कैपिटल है। खार्तूम जो है वो सूडान की कैपिटल है। और सियोल जो है ये हमारी साउथ कोरिया की कैपिटल है। ठीक है, साउथ कोरिया कैपिटल है सियोल। ठीक है, आई होप इतने ही क्वेश्चंस हैं शायद, हाँ इतने ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे बाद में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।